Next very important article is plane of regression. Okay, plane of regression. Plane of regression, this is very important. Okay, ये बहुत important है. It's very important. Okay, plane of regression में the equation of plane of regression of means आपको क्या find out करना है, equation of plane of regression, equation of plane of regression of x1 on x2 and x3 on x2 and x3. आपको जो है x2 और x3 में इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है. अब आपको पता है कि इक्वेशन जो है हमने x2 एंड x3 पे अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया कि क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास. x1 इज इक्वल टू a प्लस b12.3, मतलब ये डॉट आप लगाते हो, x2 प्लस b13.2x3. ठीक है, और हमने कहा था वी अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल्स आर मेजर्ड, मीन्स कौन से वेरिएबल्स, x1 x2 और x3, दीज ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स. सो इनकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाती है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 इज ज़ीरो. राइट, thus the plane of regression of x1 on x2 and x3 becomes, क्या बन जाता है ये आपके पास, क्योंकि a ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास ये बनता है x1 इज इक्वल टू, x1 विल बी इक्वल टू b12.3 x2 प्लस b13.2 x3. ठीक है, ये हमारे पास ये इक्वेशन बनती है. राइट, अब कॉन्स्टेंट्स जो हैं, अब हमें क्या करने हैं, ये कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट, दोनों कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करना है. सो वी विल फाइंड आउट दीज कॉन्स्टेंट्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, दैट इज बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेजिड्यूल, बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेजिड्यूल्स. अब रेजिड्यूल्स क्या था, जब हमने x1 का रेजिड्यूल निकाला था 1.23 इज इक्वल टू x1 माइनस b12.3 x2 माइनस b13.2 x3. ठीक है, ये रेजिड्यूल हमने निकाला था. अब समिंग एंड स्क्वेयरिंग, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको समिंग की बाई, ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहता है कि हम इन्हें सम भी कर दें और इनका स्क्वायर भी ले लें. ठीक है, तो हमने जब इनको सम और स्क्वायर किया, सो इट विल बी समेशन, मीन्स इसका हम स्क्वायर भी कर रहे हैं और सम भी कर रहे हैं. सो दिस इज x1.23, इसका स्क्वायर भी किया और इसका समेशन भी किया. सो दिस विल बी इक्वल टू समेशन x1 माइनस b12.3 x2 माइनस b13.2 x3 होल स्क्वायर. ठीक है, x3 होल स्क्वायर, मतलब इसका हमने होल स्क्वायर निकाल लिया. ठीक है, मतलब ये इसकी वैल्यू पुट कर दी ना, इसकी वैल्यू, ये रेजिड्यूल है, इसका सम और इसका स्क्वायर किया, इसका सम किया और इसका स्क्वायर किया, ये इसका सम कर दिया और ये इसका स्क्वायर कर दिया. ठीक है, तो समेशन बीइंग एक्सटेंडेड टू द गिवन वैल्यूज एंड, तो नॉर्मल इक्वेशंस फॉर एस्टिमेटिंग. अब एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, एक बार विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, इक्वेट टू ज़ीरो कर दो और आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, करो इसको. अगर मैं इसे पार्शियल डेरिवेटिव कर देती हूँ, इस s का पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ इसका, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ b12.3 इज इक्वल टू ज़ीरो. इसका पार्शियल डेरिवेटिव मैंने किया. दिस इम्प्लाइज दैट इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, -2 समेशन. ठीक है, आपके पास क्या आता है यहाँ पे, x2 बनेगा आगे और x1 माइनस
B12.3 x2 माइनस B13.2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह से हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब इसको इक्वेट टू 0 किया, इसी तरह से आप इसको भी इक्वेट टू 0 कर देना। s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू B13.2, ठीक है, इसका भी इक्वेट टू 0 कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी कि इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस करूँगी तो इसका आ जाएगी मेरे पास -2 समेशन x3, है ना। इसको इक्वेट करूँगी तो क्या आ जाएगी x3 माइनस, ठीक है, आपके पास क्या x1 ही रहेगा, माइनस B12.3 x2 माइनस B13.2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास आ गई। इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन से, ये दोनों की दोनों जो नॉर्मल इक्वेशंस आ गई, इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन से आप निकालो, आपके पास क्या जाता है, समेशन x1 x2 माइनस B12.3 समेशन x2 स्क्वायर, है ना। आप इसको ले जा रहे हो ना, अंदर लेके जा रहे हो, तो अंदर लेके जा रहे हैं समेशन x2 स्क्वायर माइनस B13.2 समेशन x2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको किया x3 x1 माइनस B12.3 समेशन x2 x3 माइनस B13.2 समेशन x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस एक्साइज आर मेजर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, तो आपको पता है कि आपके पास जो वो आ जाएगा, क्या कहते हैं इसको, वेरिएंस समेशन आई स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, है ना। तो यानी कि आपके पास, आपको ये पता चल जाएगा, कोवेरियंस निकाल सकते हो आप एक्स आई और एक्स जे का। कोवेरियंस किसके बराबर होगा, अब कोवेरियंस अगर आप निकालते हो, दिस विल बी 1/n समेशन एक्स आई एक्स जे, ये फार्मूला है। अब आर आई जे निकालो आप इसका, ठीक है, वो क्या होता है, कोवेरियंस एक्स आई एक्स जे डिवाइड बाय सिग्मा एक्स आई सिग्मा एक्स जे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, कोवेरियंस एक्स आई एक्स जे, ठीक है, आपके पास सिग्मा आई सिग्मा जे। ठीक है, अब सिग्मा आई सिग्मा जे आपने यहाँ पे कर लिया, कोवेरियंस ऑफ दिस, तो समेशन आपके पास क्या है, कोवेरियंस एक्स आई, अभी कोवेरियंस की वैल्यू क्या थी, 1/n एक्स आई एक्स जे, तो आपके पास आर आई जे क्या आ गया, समेशन एक्स आई एक्स जे डिवाइड बाई n सिग्मा आई सिग्मा जे। ठीक है, सो ये हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। अब अगर इसकी वैल्यू में, मतलब ये जो मैंने आर आई जे को निकाला है, अगर मैं इसकी वैल्यू आर को यहाँ से आप देखते हो कि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, जो अभी आपने इक्वेशंस निकाली थी, ये दोनों जो इक्वेशंस निकाली थी, इन इक्वेशन से अगर मैं इस आर आई जे को देखती हूँ, पुट करती हूँ, तो आपके पास क्या इक्वेशंस आती हैं, अगर इन इक्वेशंस को आप देखो तो आपके पास बनेगा ये R12 सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस B12.3 सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस B13.2 सिग्मा 2 R23, ठीक है, R23 सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, R12 सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस B12.3 सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस B13.2 सिग्मा 2 R23 सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, R13 सिग्मा 1 सिग्मा 3 माइनस B12.3, ठीक है, R32 सिग्मा 3 सिग्मा 2 माइनस B13.2 सिग्मा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस आई हैं,
इन इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हो, किसके लिए, जो अब आपके पास दोनों ये फैक्टर हैं B1 2 3 और B, इन दोनों कोफिशिएंट्स के लिए इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो। आपको आता है ना वो सॉल्व, हमने जब ये दो इक्वेशन इज इक्वल टू करके, तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इधर ले जाके क्रॉस करके और इक्वल करके आप इसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो उस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर लेना है। दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। मान लो B12.3 का आपके पास ये आता है σ1 बाय σ2 डॉट, आपके पास अंदर क्या है R12 R23 R13 और 1, ठीक है। ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास ये आ जाएगा, जो भी मैंने अभी आपको बताया, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 1 R23 R23 और 1, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है B12.3 की, ठीक है। सिमिलर आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, सिमिलर वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो आपके पास आएगी सिमिलर वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी B13.2 की। B13.2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो ऐसे ही वैल्यू इसकी आ जाएगी σ1 बाय σ3, न्यूमरेटर में आएगी और डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। न्यूमरेटर में आ जाएगी आपके पास 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा R23 और यहाँ पे आ जाएगी R12 और R13, ठीक है। सिमिलरली ये मॉड है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में 1 R23 R23 और 1, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी B13 डॉट। अब आप देखो, इफ़ वी राइट दिस ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हम इसको ये मैट्रिक्स में लिखें 1 R21 R31 R12 और फिर ये 1, मतलब ये तीनों एंट्रीज ये हो गई, और दिस इज 13, दिस इज आपके पास R23 और ये आपके पास क्या आता है, दिस द वैल्यू इज R32, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ तो आपके पास ये जो आपके पास आया है ओमेगा IG इज द कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन द ith रो, मीन्स ये जो है इसको हम बोल रहे हैं कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। तो वी हैव आपके पास, फिर आप उस फॉर्म को, मतलब जो मैंने अभी बताया B12.3 को इसकी फॉर्म में लिख सकते हो माइनस σ1 σ2 और 1 2 इस कोफैक्टर को और दिस कोफैक्टर, ठीक है। ये आपके पास ये बन जाएगी। सिमिलर आपके पास दूसरा फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है, उसका फैक्टर भी आप निकाल लो, वो आपके पास आ जाएगा 13.2 माइनस σ1 σ2 और ये कोफैक्टर की फॉर्म है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को अगर आप सब्सटीट्यूट कर देते हो, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप सब्सटीट्यूट कर देते हो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 के ऊपर, तो आपके पास जो x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस σ1 बाय σ2 इंटू दिस, ये जो आपने कोफैक्टर बनाए हैं इसकी वैल्यू x2 माइनस आपके पास फिर क्या आ जाएगी, मतलब x1 की आप वैल्यू निकाल रहे हो माइनस σ1 σ3 और यहाँ पे क्या है ये कोफैक्टर आपका W11 इंटू x3, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी जो इस इक्वेशन की है, ठीक है। सो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द अदर प्लेन ऑफ इक्वेशंस, आप दूसरी भी निकाल सकते हो। इसी पैटर्न पे चलते हुए आपने इक्वेशंस निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x2 की आपने निकालनी है किसके ऊपर, ऑन x3 एंड x1, ठीक है। उसको भी आपने पूरा इसी पैटर्न पे चल के निकालना है। कोई दिक्कत आएगी तो वो आपने मुझे बतानी है, ठीक है। ये आपको एज ए होम एक्सरसाइज में दे रही हूँ। एक तो इसे कंप्लीट करना है, ये फैक्टर कैसे निकालने हैं और हमने उसकी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया है, नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके मेरे पास ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं,
ठीक है, ये आपको एज एक्सरसाइज दिया है। फिर इसको को फैक्टर की फॉर्म में मैंने कैसे लिखा, फिर इसको यहाँ पे कैसे लिखा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई ऑफ x1 की x2 और x3 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट एज ए होम एक्सरसाइज में आपको दे रही हूँ इक्वेशन ऑफ, आपको जो एक्सरसाइज में दे रही हूँ कि फाइंड द, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने खुद करना है। फाइंड द इक्वेशन of plane, find the equation of plane of regression, find the equation of plane of regression of x2 on x1 and x3, find the equation of plane of regression of x2, ठीक है, x2 की निकालनी है on x1 and x3। ठीक है, दिस इज एन होम एक्सरसाइज जिसे आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइजेस आप कंप्लीट करके आएंगे जो मैंने पहले वाली कही है। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x1 एंड प्लेन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x2। ओके, इसे कंप्लीट आपने करना है।